वेलकम टू यूस्टडी ट्यूब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हम बॉडी को हाइट से ड्रॉप करेंगे तो जो डिफरेंट इक्वेशंस, फार्मूलाज एंड कंसेप्ट्स बनेंगे वो क्या है। मैं आपको ये बताता चलूँ, जो मैं आपको आज ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए ये समझने के लिए आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस अपलोड करूँ और आपको भी कम ही टाइम यूट्यूब पे यूटिलाइज करना पड़े और अपनी बुक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है वो हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी जगह लिखा हो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का जो मसला है, ये हमेशा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिटार्डेशन हो, इसका ये मतलब नहीं है ये हमेशा रिटार्डेशन हो। ये कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही हो, उसके बाद वो 35 मीटर पर सेकंड पहुंचे और उसके बाद 40 मीटर पर सेकंड पहुंचे, लेकिन उसके बाद 42 या 43, उसके बाद 42, तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा जो रेट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है क्योंकि 30 से 42 पहुंच रही है, लेकिन जो रेट ऑफ वेलोसिटी है, पहले ये 5-5 करके बढ़ रही थी, फिर ये 2-1 करके कम हो रही है यहां पर, लेकिन इससे बढ़ रही है। यानी कि रेट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, रेट एट विच इज इट इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रही है लेकिन वो कम हो रही है। द रेट एट विच द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग, बट द वेलोसिटी, बट इट डज नॉट मीन इट इज रिटार्डेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हमेशा नहीं इसका मतलब होता है कि ये रिटार्डेशन हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन द रेट एट विच इट इज इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। तो ये कंसेप्ट एक था जो हमें जरूरी पता होना चाहिए था जब हम काइनेमिक्स में बात करते हैं। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि जब बॉडी, अगर हम जो है दो बॉडीज को किसी हाइट से ड्रॉप करें, तो जो वेलोसिटी ऑफ फॉल है, जो वेलोसिटी ऑफ फॉल है वो इंडिपेंडेंट होगी उस बॉडीज के मास के, मतलब उनकी बॉडीज के मास में। क्योंकि अगर एक बॉडी फॉर एग्जाम्पल 1 kg हो, दूसरी 5 kg हो, जो उनकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फॉल, वो इंडिपेंडेंट होगी कि इनका मास क्या है। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानी जाती है। उसके बाद हम जो आज जो हमें एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा जाता है वो है एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन। एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन, तो अगर एक बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंसेस से विद स्पीड v1 और v2 चल रही है, तो उसके बाद हमें बोलनी होती है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। इसी का मतलब जो वो एवरेज स्पीड है जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस से चल रही हो, उसी को हम बोलते हैं कि ये है एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन। और वो किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर, फॉर एग्जाम्पल अगर दो बॉडीज है तो वो होगी 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। और अगर तीन बॉडीज ऐसी अगर हो, यह आएगी 3/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो ये है एवरेज स्पीड हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट कि अगर एक बॉडी ट्रेवल कर रही हो विद इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड्स v1 एंड v2, और विद स्पीड्स जो भी v1 v2 v3, लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस पे बॉडी चल रही हो, तो तब हम कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड? उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन, और वो हम ऐसे निकालते हैं। उसके बाद जो है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर है? वो हमें पता है कि वो है बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। इसको मैं हाईलाइट करूंगा, जो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बनती है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वो होगी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसको हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, या एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी कि जो इसकी पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। या अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, यानी कि हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, तब हमें इंटीग्रेशन करनी है, और ये है लोअर वैल्यू, ये है इसका अपर लिमिट v dt डिवाइडेड बाय dt t1 t2। ये वाली जो फॉर्मूला ये है जब हमें इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये फॉर्मूला एक तो ये हमने बनी, वो तो ये बनी जब हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दे के हो, डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये होगी जब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट दे के हो, और ये हुआ जब हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, तब उसकी फॉर्मूला किसकी? एवरेज वेलोसिटी की। उसके बाद एक और एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो है कि अगर हमें टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हो, बल्कि वेलोसिटी और टाइम में ही हमें वहां से वैल्यूज दिए हो, और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तो दो कंसेप्ट बनते हैं यहां पर। एक तो टाइम एवरेज स्पीड,
यानी कि सिर्फ हमें टाइम और स्पीड देके हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ये आपको ये फॉर्मूला तो सीधे याद ही रखनी है। वो किसके बराबर होती है? अगर हमें सिर्फ टाइम और स्पीड देके और हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, वो है वी एवरेज इज इक्वल टू, क्योंकि ये पता है ये होती है बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज टाइम एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? ये होगी बराबर, फॉर एग्जाम्पल अगर v1 t1 अगर 3 जगह वेलोसिटी चेंज कर रही है, प्लस v3 t3 प्लस डैश डैश डैश, मीन्स अगर 4 जगह 5 जगह करेगी, ये मैं इस वक्त स्टैंडर्ड आपको 3 का दिखा रहा हूं, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये है एवरेज स्पीड, लेकिन जब हमें सिर्फ टाइम और स्पीड में वैल्यूज दिए हुए वहां से। ये मैंने क्यों लिखा है आपको पता होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है, क्योंकि वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वैसे ही मैंने लिखा है ये। अगर डिस्टेंस और टोटल वेलोसिटी वहां से देखे हो तब क्या वी एवरेज बनेगी? वी एवरेज तब बनेगी अगर तीन वैल्यूज देखे हो या उससे ज्यादा भी, तो इसलिए मैं डैश डैश लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 प्लस d3 बाय v3, क्योंकि हमें पता है v इक्वल डी बाई टी, t इक्वल डी बाई वी, इसीलिए ये नीचे आ गए। तो ये जो दो फॉर्मूलाज है ये आपको सीधे याद ही रखनी है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई सीधे आपको याद रखनी है। ये है दो कंसेप्ट्स, एक तो है टाइम एवरेज स्पीड और है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। उसके बाद ये वाला कंसेप्ट एक्चुअल मैं कभी मतलब बहुत सारे जगह मैंने देखा, एग्जाम में पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि अगर एक बॉडी ने स्टार्ट की है मोशन, तो अगर वो इनिशियल पोजीशन पे और आई तो आप बताइए एवरेज वेलोसिटी जो उसकी है, एवरेज वेलोसिटी जो उसकी है वो क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। ये याद रखना, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगी उस वक्त। ये क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो 0 नहीं है, इसलिए एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर टू 0 होगी। उसके बाद ये भी हमें याद रखना है, जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ना ही वो 0 हो सकती है। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 भी हो सकती है, वो लेस देन 0 भी हो सकती है, वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, क्योंकि वो हमें डिस्प्लेसमेंट का मसला पता है कि कैसे होगी। अगर इनिशियल पोजीशन से थोड़ा उससे पहले ही अगर बॉडी वापस आती है तो फिर नेगेटिव में होगी। तो ये कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस के लिए। और ये भी हमें याद रखना है कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर एक बॉडी चल रही है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा इक्वल होगी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। दूसरा है यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जैसे हमने अभी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की ये देखी, ये होगा डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी होगी ये होगी ए डी टी डिवाइडेड बाई डी टी विद अपर एंड लोअर लिमिट्स। और अगर हमें डिफरेंशिएशन में निकालनी होगी तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये वाली फार्मूला भी आपको याद रखनी है। ये अगर होगी जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होगी जब इंस्टेंटेनियस निकालनी हो। आप बोलेंगे ये फॉर्मूला कहां से आई, ये देखिए अभी कहां से आई, क्योंकि ए इज डी वी बाई डी टी है, इसको हम डी एक्स बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे डी एक्स बाई डी टी, वो हम डी एक्स बाई डी टी तो डी एक्स बाई डी टी तो वी के बराबर है, वेलोसिटी वी अपना डी वी बाई डी एक्स, तो ए बनता है ए डी वी बाई डी एक्स। ये कब होगा? जब हमें वेलोसिटी की इक्वेशन देखे हो और इंस्टेंट वेलोसिटी देखे हो और वेलोसिटी की जो वेक्टर इक्वेशन है वो देखे हो, तब हम सीधे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।